हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UR एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में। राजस्थान के कौन कौन से एरिया में कौन सी झील पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कहाँ मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झील होती है और कहाँ खारे पानी की सबसे ज़्यादा झील होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। अगर इसके बारे में बात करें कि राजस्थान की प्रमुख झीलें, तो राजस्थान में होती है दो प्रकार की झीलें। कौन कौन सी? एक होती है खारे पानी की झील, दूसरी होती है मीठे पानी की झील। अगर हम बात करें खारे पानी की झीलों के बारे में, तो खारे पानी की झील सबसे ज़्यादा नागौर ज़िले में होती है। कहाँ होती है? नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर बात करें तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में खारे पानी के सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। और मैंने आपको बताया ही, ये नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो खारे पानी की झील तैथिस सागर का अवशेष है। किसका? तैथिस सागर का अवशेष है। अगर इसके बारे में हम बात करें, तैथिस सागर के बारे में, आपके सामने एक नई टर्म आई है। उससे पहले हम देखते हैं मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें होती है। और मीठे पानी की झीलें कहाँ होती है? अरावली के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। कहाँ? अगर अपन को जिला बोले कि कौन से ज़िले में है सबसे ज़्यादा, तो वह उदयपुर में होगी। और अगर बोले कि कहाँ होती है मीठे पानी की झीलें, तो अरावली के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं तैथिस सागर के बारे में। तैथिस सागर के बारे में अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था उसका? अल्फ्रेड वेगनर नाम था। उसने बोला कि जब पृथ्वी का निर्माण होने लगा था तब पृथ्वी पर दो भाग थे। पृथ्वी के दो भाग थे। एक तो भूखंड था, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था उसका? पेंजिया नाम था। एक भूखंड का नाम था पेंजिया, या इसको बोल सकते हैं पेंसिया भी बोल सकते हैं इसको। और एक ही महासागर था, उसका नाम था पेंथालोसा। क्या नाम था उसका? पेंथालासा भी बोल सकते हैं। पेंथालासा नाम था। फिर क्या हुआ? जब ये पेंजिया और पेंथालासा थे, जब इनमें आगे हलचल होने लगी, तो क्या हुआ? जब इनमें हलचल होने लगी तो क्या हुआ? जो पेंजिया था, पेंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। पेंजिया क्या हुआ? टूटकर दो भागों में बट गया। जो ऊपर वाला भाग था, जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को नाम दिया अंगारा भूमि। क्या नाम दिया? अंगारा भूमि। और जो नीचे वाला भाग था, उसको नाम दिया गोंडवाना भूमि। क्या बोला उसको? गोंडवाना भूमि का नाम दिया। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और जो महासागर था वो इन दोनों के बीच में आ गया। इन दोनों जो भूखंड थे, इन दोनों भूखंड के बीच में वो महासागर आया। उस महासागर का नाम क्या हुआ फिर? तैथिस महासागर। क्या हुआ उसका नाम? तैथिस महासागर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि तैथिस महासागर क्या था। ये सब जो क्रिया थी, ये सब क्रिया हुई थी, ये पृथ्वी के निर्माण हुआ था तब की बात है। तो यह सब 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। कितनी? 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो जो अंगारा, जो पेंजिया था, जो दो भागों में विभक्त हुआ था, एक तो अंगारा और दूसरा था गोंडवाना भूमि, दो भागों में विभक्त हुआ था। ये भी दो भाग क्या हुए? आगे जाके अलग अलग 7 भागों में विभक्त हो गए। कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त हो गए। कि 7 भाग थे, यही 7 भाग क्या कहलाए? महाद्वीप। क्या कहलाए? यही 7 भाग महाद्वीप कहलाए। यही 7 भाग महाद्वीप कहलाए। आपको समझ में आ गया होगा कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था। हम हालांकि राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर इसके बीच में तैथिस सागर का नाम आया, इसलिए मैंने तैथिस सागर के बारे में आपको थोड़ा बताया है। अगर हम आगे बात करें कि तैथिस सागर है, तैथिस सागर से क्या हुआ था? जब तैथिस सागर भी क्या हुआ? धीरे धीरे टूटने लगा। टूट के कहीं हिमालय बना उससे। तैथिस सागर का अवशेष अगर अब माने तो हिमालय भी तैथिस सागर का ही अवशेष है। और अगर राजस्थान में माने तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, वो ही तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने हमने पढ़ा था
खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा नागौर में पाई जाती है। तो आप सामने देख सकते हैं खारे पानी की झीलें जो है डेगाना, डीडवाना और कुचामन है, ये नागौर में है। कहाँ है ये? नागौर में है सबसे ज़्यादा, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में ही है सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिमी भाग में ही ये खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में बात की थी। मीठे पानी की झीलें कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें होती है। ये अरावली का पूर्वी भाग है, इसके यहाँ सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। और अगर बात करें कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा होती है, तो उदयपुर में, हमने पढ़ा था उदयपुर में। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना खारे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है सांबर झील। कौन सी होगी? सांबर झील। सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है सांबर झील? जयपुर में स्थित है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि ये सांबर झील जयपुर के भी कहाँ स्थित है, अगर इसकी बात करें तो ये फुलेरा तहसील में स्थित है। कहाँ होगी? फुलेरा तहसील में स्थित होगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान कौन थे? सांबर झील के निर्माता थे। और अगर आपके सामने अगर ये हिस्ट्री से अगर हम इसको रिलेट करें हिस्ट्री से, तो इसको क्या होगा? वासुदेव चौहान थे, जो चौहान राजवंश था उसके संस्थापक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चौहान वंश के संस्थापक भी वासुदेव चौहान को माना जाता है। इन्होंने जो चौहान वंश की स्थापना करी थी वो 620 ईस्वी में करी थी, और जो सबसे पहले राजधानी बनाई थी वो मंडोर को राजधानी बनाई थी। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है सांबर झील से प्राप्त नमक को क्या बोलते हैं? क्यार। कई बार क्यार भी आ जाता है और कई बार क्यारी भी आ जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांबर झील से प्राप्त नमक को क्या कहा जाता है? तो क्यार कहा जाता है या क्यारी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि सांबर झील है जो देश की दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में है। और कौन सी है? वो चिल्का झील है। आप देख सकते हैं सामने ये चिल्का झील है, और कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पर सबसे ज़्यादा नमक जो प्राप्त होता है वो सांबर झील से ही सबसे ज़्यादा नमक प्राप्त होता है। तो प्रथम स्थान पर है सांबर झील नमक बनाने में। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। क्या किया गया? 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके बाद चलते हैं अपन सेकंड की ओर। सेकंड है अपनी पंचपदरा झील। कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। कौन सी है? पंचपदरा झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण पंचा भील ने दलदल सुखाकर किया था। कैसे किया था इसका निर्माण? पंचा भील था, उसने दलदल को सुखाकर इसका निर्माण किया था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये सर्वाधिक खारी झील है। क्या है? सर्वाधिक खारा, मतलब यहाँ का नमक क्या होता है? सर्वाधिक खारा। यानी ऐसा क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है? 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ झील है। अगर सबसे ज़्यादा नमक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नमक मिलता है सांबर से, पर अगर बात करें सबसे खारा नमक की बात करें तो वो होगा पंचपदरा झील। और कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ नमक होता है वो भी यहीं से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वही नमक क्या होगा? सबसे खारा होगा और सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर कि जो यहाँ पर जो नमक प्राप्त करने वाली जाति होती है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि खारवाल क्या है। क्या क्वेश्चन आता है? खारवाल क्या है। तो खारवाल क्या होता है? नमक प्राप्त करने वाली जाति। खारवाल क्या है? नमक प्राप्त करने वाली जाति है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कोसिया क्या है? पंचपदरा में नमक बनाने वाले कुएं। क्या है? कोसिया पंचपदरा में नमक बनाने वाले कुएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन डीडवाना कहाँ स्थित है? नागौर में। ये अभी हमने पढ़ा ही था कि नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं। तो डीडवाना की बात करें तो डीडवाना कहाँ है? नागौर में स्थित है। इसके बारे में अगर ये बात करें तो डीडवाना में क्या होता है कि सबसे घटिया किस्म का नमक मिलता है।
कौन सा सबसे घटिया किस्म का नमक मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जगह क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस झील के नमक का उपयोग कांच उद्योग व पेपर उद्योग में किया जाता है। अगर इतना घटिया किस्म का नमक है तो इसको खाने के लिए तो यूज़ में नहीं लिया जा सकता, तो इसका उपयोग किस लिए लेते हैं? कांच उद्योग और पेपर उद्योग में इसका उपयोग लिया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, चौथी है अपनी लूणकरणसर झील। कौन सी है? लूणकरणसर झील। कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। कौन सी? उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है ये, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अदर बहुत सारी है। कौन कौन सी है? सांबर झील है जिसके बारे में हमने जयपुर पढ़ाई है। इसके पंचपदरा बाड़मेर में है, डीडवाना नागौर में है, नावा डेगाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है। नागौर में 4 झीलें पाई जाती है। इसके बाद आगे बात करें हम, लूणकरणसर कहाँ होगी? तो बीकानेर में होगी। इससे आप देख सकते हैं रेवासा कहाँ है? रेवासा सीकर में है। ये आप देख सकते हैं इन सारों को। इसके बाद हम आगे बात करेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में। आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लें और इसको अच्छे से याद कर ले हुए। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना मीठे पानी की झीलें। कौन सी होगी? मीठे पानी की झीलें। अगर मीठे पानी की झीलों के बारे में हम बात करें तो मीठे पानी की झीलों के बारे में हमने बात करी थी। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? ये अरावली के पूर्वी भाग में। कहाँ होती है मीठे पानी की झीलें? अरावली के पूर्वी भाग में होती है। और अगर बोलें कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है तो कौन सा होगा वो, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो वो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। कहाँ है? उदयपुर में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील। कहाँ स्थित है? ये जयपुर उदयपुर में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें इसकी, जयसमंद से आप याद रख ही सकते हैं इसका निर्माण किसने करा? तो महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करा है। इसके बाद आगे हम बात करें कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो गोमती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर बात करें जयसमंद झील पर 7 टापू स्थित है। आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। जयसमंद झील है, कहाँ है? इस पर 7 टापू स्थित है। जयसमंद झील पर कितने टापू स्थित है? 7। जो इस झील पर स्थित सबसे बड़ा टापू का नाम क्या होगा? बाबा का भाखड़ा। क्या होगा? बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या होगा? प्यारी। क्या होगा? प्यारी। और हमने क्यार पढ़ा था, क्यार या क्यारी, क्यार या क्यारी, हमने ये इसी वीडियो में पढ़ा था। इसके बारे में आप अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यार और क्यारी हमने क्या पढ़ा था इसी वीडियो में। इसको पहले आप इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करें और सबसे पहले लिखें कि क्यार और क्यारी हमने क्या पढ़ा था इसी वीडियो में। इसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें। इसके बाद बात करें हम आगे कि जयसमंद झील राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। क्या होगी? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपनी नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक क्रेटर झील है। कौन सी है? क्रेटर झील। क्रेटर झील मीन्स क्या होता है? ज्वालामुखी झील है, मतलब ज्वालामुखी से ये झील बनी है। किससे बनी है? ज्वालामुखी से ये झील बनी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये राजस्थान की सबसे ऊँची झील है। कौन सी होगी? राजस्थान की सबसे ऊँची झील। राजस्थान की सबसे ऊँची झील कौन सी है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो कौन सी होगी? नक्की झील होगी। इसके बाद और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1200 मीटर। कितनी होगी इसकी ऊंचाई? 1200 मीटर होगी। यह झील राजस्थान में जमने वाली एकमात्र झील है। आप सभी को पता होगा माउंट आबू का टेम्परेचर किस तरह का रहता है, तो वहाँ पर जो झील होगी वो जमने का पूरा है कि वो झील जमेगी। तो राजस्थान की एकमात्र झील ऐसी है जो जम जाती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो क्या होगा? झील जमने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सबसे ऊंची झील की भी बात करें तो नक्की झील ही होगी। और अगर सबसे गहरी झील की बात करें, गहरी झील यानी 35 मीटर गहरी है ये भी कौन सी है? यही झील सबसे गहरी झील है। इसके बाद अगर बात करें हम आगे कि गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति,
वो जो अपने अस्थि विसर्जन करती है वो कहाँ करती है? इसी झील में करती है। कहाँ करती है? इसी झील में करती है। आपको मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है, आप अगर इन्हीं पॉइंट को अच्छे से याद करके जाओगे तो आपका झील से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। आपको सब क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे एग्ज़ाम में और आराम से आप सारे क्वेश्चन सही टिक कर पाओगे। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपनी राजसमंद झील। कहाँ है ये? राजसमंद में है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके निर्माता कौन थे? राज सिंह थे। कौन थे? राज सिंह थे। और कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। क्या है राज सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसने जो इसके शिलालेख है, राज सिंह शिलालेख, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसके जो 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख स्थित हैं। कहाँ पर है? इस झील के किनारे 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख स्थित हैं। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान की हिस्ट्री में जो राज सिंह था इसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको आगे हिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें नौ चौकीपाल। नौ चौकीपाल मीन्स जो सीढ़ियाँ होती हैं वो राजसमंद झील में स्थित है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नौ चौकीपाल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये राजसमंद झील में स्थित है। इसके बाद आगे बात करें जो मेवाड़ का इतिहास, रणछोड़ भट्ट तेलंग था, उसने संस्कृत भाषा में जो शिलालेख थे उसके ऊपर लिखा था। और इसमें अगर हम बात करें इन शिलालेख में क्या मिलता है तो इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन है। कहाँ तक के? राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन है। इसके बाद भी कई राजा महाराजा आए हैं, उसके अलग अलग शिलालेख में अलग अलग के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इस झील के किनारे सूर्यगढ़ी के अवशेष मिले। किसके? सूर्यगढ़ी के अवशेष मिले। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपनी पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आप सभी को पता होगा पिछोला के बारे में। पिछोला का निर्माण की बात करें तो ये निर्माण हुआ था, निर्माण किसने किया? राणा लाखा के समय। किसके समय निर्माण हुआ इसका? राणा लाखा के समय, 1338 में। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये स्वरूप सागर नहर पिछोला और फतेहपुर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? स्वरूप सागर नहर पिछोला और फतेहपुर को जोड़ती है। इसके बाद आगे बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव है इसी झील में चलाई गई। सौर ऊर्जा से जो नाव चलाई गई है वो फर्स्ट टाइम वो कहाँ चलाई गई? इसी झील में चलाई गई है, पिछोला में ही। पिछोला काफ़ी अच्छा देखने का है, आप वहाँ घूमे भी होंगे कहीं बार, तो कहीं मतलब बहुत अच्छी जगह है। तो फिर आगे बात करते हैं हम कि यहाँ प्रसिद्ध निर्माण कौन कौन से हैं। तो जग मंदिर है। जग मंदिर किसने बनवाया? जग मंदिर ये जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें जग निवास किसने बनवाया? जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया। इसके बाद नटनी का चबूतरा है, ये किसने बनवाया? राणा लाखा ने। किसने बनवाया? राणा लाखा ने बनवाया। इसके बाद आगे बात करें फतेह सागर कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगर इसकी हम बात करें कि फतेह सागर का क्या क्या उपनाम है, उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम आप देख सकते हैं, देवाली तालाब और कनौट बांध ये है। इसके बारे में बात करें, अगर इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण कराया इसका महाराजा जय सिंह ने। किसने निर्माण कराया? महाराजा जय सिंह ने। जय सिंह का भी हमने पढ़ा था, जय सिंह ने जयसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। और इसका अगर पुनः निर्माण की बात करें, पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण कराया था फतेह सिंह ने। किसने कराया? दो अलग क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए इसके बारे में। निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया महाराजा जय सिंह ने, और अगर पुनः निर्माण की बात करें तो वो फतेह सिंह ने पुनः निर्माण करवाया है। इसके बाद आगे चलते हैं आना सागर झील। आना सागर झील आप सभी को पता होगा, ये अजमेर में स्थित है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसके निर्माण किसने कराया? तो अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। इसके बारे में अगर बात करें तो ये चंद्रा और बांडी झील थी, उसके पानी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किसका? चंद्रा और बांडी झील के पानी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया है। इसके आगे अगर हम बात करें, जो अन्ना सागर झील है इसके किनारे क्या है? दौलत बाग और एक सुभाष उद्यान है जो कि जहांगीर द्वारा निर्मित है। दौलत बाग है उसको अभी वर्तमान में सुभाष उद्यान का दर्जा दिया गया है, मतलब उसको सुभाष उद्यान कहा जाने लगा है। पहले इसको दौलत बाग ही कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। और जो सुभाष उद्यान है इसमें जो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ की जो माँ थी उन्होंने क्या करा था? यहाँ पर
गुलाब का इत्र का आविष्कार किया था? किसके? गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था नूरजहाँ की पत्नी, नूरजहाँ की माँ ने। इसके बाद अगर हम बात करें, शाहजहाँ ने क्या करा? यहाँ बहारादरियों का निर्माण करवाया। कि क्या करवाया यहाँ पे? 5 बहारादरियों का निर्माण करवाया, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन पुष्कर झील। पुष्कर आप सभी को पता होगा अजमेर में स्थित है ये। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसके उपनाम क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील, पांचवा तीर्थ, कोणकण तीर्थ, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थ राजा, अर्धचंद्राकार झील, 52 घंटा झील और तीर्थों का मामा। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये कि तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है। ये तो कौन सी झील है? ये पुष्कर झील। अगर हम बात करें कि तीर्थों की नानी किस झील को कहा जाता है, तो वो तीर्थों की नानी किस झील को कहा जाता है? सांबर झील को। किसको? सांबर झील को। और मैंने पहले इस वीडियो से पहले मैंने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब जितने भी मेले होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है, कौन से ऐसी झील है जिसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। आप सभी को पता ही होगा कि पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक झील भी मानी जाती है ये। और पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी है। क्या है? सबसे बड़ी है पर सबसे प्रदूषित झील भी जो इसको घोषित किया गया था। अब इसके बाद इसके आगे बात करें, आगे है अपना फोय सागर। फोय सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके बारे में अगर बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1891-92 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद है आगे बात करते हैं कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसके बारे में बात करें तो इस झील के किनारे स्थित कपिल मुनि का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा है? कपिल मुनि का आश्रम है। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कौन सी झील कहाँ स्थित है, और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताई है, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें कोलायत झील, मैंने मेलों में आपको बहुत अच्छे से अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कौन सी झील पर कौन सा मेला लगता है और मेला किस टाइम लगता है। उसके बारे में मैंने आपको इससे पहले मैंने अपलोड करी थी मेले की ट्रिक, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख लेवे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कोलायत झील में एक मेला लगता है। वो मेला कब लगता है? कार्तिक मास को ये मेला लगता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, गजनेर बीकानेर। कहाँ है गजनेर? गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इस झील का पानी सबसे स्वच्छ होता है। शुद्ध दर्पण है तो पानी क्या है? सबसे ज़्यादा स्वच्छ है इसका, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। इसके बाद अब आप आगे सामने देख ही सकते हैं कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। जैसे जयसमंद झील है, उदयपुर में है। हमने काफ़ी झीलों के बारे में हमने पढ़ा है, और इसके अलावा कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके बारे में आपको केवल ध्यान रखना है कि वो झील कहाँ स्थित है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, जैसे बात करें बालसंबंद झील। बालसंबंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है मानसरोवर झील। कहाँ है मानसरोवर झील का? आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। आपको कुछ इसमें से झीलें हैं, आपको वो ध्यान रखनी है। जितनी भी इम्पोर्टेंट झील थी, मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में अच्छे से बताया है। आई होप आपको वो झीलों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे पहले जो इसकी झीलों के MCQs थे वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा, और अगर आपको हमारा वे अच्छा लगा पढ़ाने का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।